गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू दी यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ दिल्ली कैरियर ग्रुप। मेरा नाम है दीपक महाजन और आप देख रहे हैं वीकली सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, इसमें हम कवर अप करने वाले हैं 9 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये जो हमारा आज का सेशन रहने वाला है, इसमें सबसे पहले हम कवर अप करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मेजर करंट अफेयर्स जिनको हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। उसके बाद रहने वाले हमारे कुछ एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर और सबसे लास्ट में स्टेट जीके में कवर अप करने वाले हम हिमाचल प्रदेश के स्टेट जीके को। सो लेट्स बिगिन विद द टुडे सेशन ऑफ करंट अफेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसेंटली आप सबको पता है कि 8 अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट किया एयरफोर्स डे। इस साल जो एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स ने, वो सेलिब्रेट किया था चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में सेलिब्रेट किया था। इस दौरान काफी बड़ा वहां पर फंक्शन हुआ, एयरफोर्स शो हुआ था एक। उसमें जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो थे प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के अलावा एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी भी वहां पर मौजूद थे। इसके दौरान इन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारा फर्स्ट टाइम एक न्यू वेपन सिस्टम ब्रांच ओपन होने वाली है बहुत जल्द इंडिया में, इंडियन एयरफोर्स की। जिसका एम क्या रहने वाला है? एम होगा उसका यूनिफिकेशन ऑफ ऑल वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स इन स्पेशलिस्ट ग्राउंड बेस्ड सिस्टम एंड एयरबोर्न प्लेटफॉर्म अंडर अ सिंगल स्ट्रीम। चाहे वो एयरबोर्न प्लेटफॉर्म हो या फिर ग्राउंड बेस्ड सिस्टम हो, उन सबको एक ही ब्रांच के अंडर, एक ही सिंगल स्ट्रीम के अंडर परफॉर्म किया जाएगा। ये जो हमारी न्यू वेपन सिस्टम ब्रांच ओपन होने वाली है। बात करें कि इसमें क्या क्या है। इट विल हैव अ न्यू कैडरे मैनिंग 4 स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम। 4 स्ट्रीम रहने वाली है इसकी। पहली रहेंगी सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, देन सरफेस टू एयर मिसाइल्स, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स एंड वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स इन ट्विन एंड मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट। चाहे ट्विन हो या मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट हो, सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल, ये जो 4 डिपार्टमेंट है, ये 4 डिपार्टमेंट एक सिंगल स्ट्रीम के अंडर ऑपरेट करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या रहेगी इसकी? सबसे पहली चीज ये है कि इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट टाइम हमने सबसे पहली बार कोई ऐसी न्यू ब्रांच खोली। 1947 के बाद कोई ऐसी न्यू ब्रांच खोली नहीं गई। दूसरी चीज, ये जो नई ब्रांच है हमारी, ये हेल्प करेगी हमें सेव करने के लिए अमाउंट लगभग 3,400 करोड़ रुपए, 3,400 करोड़ रुपीस लगभग सेव होंगे हमारे इससे। क्योंकि पहले कोई ऐसी ब्रांच ज्यादा नहीं होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की खर्चा बहुत ज्यादा आता था। एक एयरफोर्स स्टेशन से दूसरे एयरफोर्स स्टेशन के बीच में वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काफी ज्यादा खर्चा आता था। अभी नई ब्रांच ओपन होने की वजह से लगभग इतना अमाउंट हमारा सेव होने वाला है। नेक्स्ट, इट विल यूनिफाई ऑल वेपन सिस्टम्स ऑपरेटर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अंडर अ सिंगल एंटिटी फॉर ऑपरेशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल ग्राउंड बेस्ड एंड स्पेशलाइज्ड एयरबोर्न वेपन्स। यूनिफाई करेगा ये जितने भी वेपन सिस्टम है हमारे अंडर इंडियन एयरफोर्स, एक सिंगल स्ट्रीम के अंडर, चाहे वो जिस भी कैटेगरी का वेपन हो। नेक्स्ट, एक रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। उस रिपोर्ट में काफी न्यूज में था, ये हाल में काफी ज्यादा चर्चा का विषय था ये कि रोजेटा स्टोन को वापिस किया जाए। रोजेटा स्टोन को वापिस किया जाए। मांग करने वाला देश है मिस्र, जिसको हम पॉपुलरली इजिप्ट के नाम से जानते हैं। और डिमांड किससे की है? डिमांड की है यूनाइटेड किंगडम या फिर इंग्लैंड से। अगर बात करें, सबसे पहले बात करें कि डिमांड की है, वो बात ठीक है, लेकिन रोजेटा स्टोन है क्या और डिमांड कर क्यों रहे हैं? तो पहले बात करें रोजेटा स्टोन के बारे में। तो यहां पर मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं। ये जो आप स्टोन देख रहे हो इतना बड़ा, ये जो स्टोन है लगभग 120 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। ये जो स्टोन है इसको हम रोजेटा स्टोन बोलते हैं। बात करें कि रोजेटा स्टोन है क्या, ठीक है, तो स्टोन है ये जिसके ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। उससे पहले थोड़े से हिस्ट्री के बारे में बात कर ले कि रोजेटा स्टोन मिला कब था। रोजेटा स्टोन मिला था 1799 में नेपोलियन को। नेपोलियन का जब इजिप्शियन कैंपेन चली थी या इजिप्ट का जब दौरे पे निकला था, तो उस वक्त उसके सैनिकों को और नेपोलियन को एक बहुत बड़ा पत्थर मिला एक जगह में जिसका नाम राशिद है। उस वाली जगह को इंग्लिश में पॉपुलरली रोजेटा के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इस वाला जो स्टोन है, स्टोन को रोजेटा स्टोन के नाम से भी मोस्ट पॉपुलरली जाना जाता है। उसके बाद 1801 में एक लड़ाई होती है किस किस के बीच में? फ्रांस, नेपोलियन फ्रांस का था वर्सेस ब्रिटेन, और इसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और जीतने के बाद क्या होता है कि ट्रीटी, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ये जो ट्रीटी थी,
इस ट्रीटी के अंडर ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि जितनी भी कल्चरल या हेरिटेज की जितनी भी चीजें जो फ्रांस पोजेस कर रहा था इजिप्ट की या बाकी सारी जगह की, वो उसका पोजेशन किसके पास देना पड़ेगा, ब्रिटेन के पास। और इसी कल्चरल एक चीज में रोजेटा स्टोन भी एक थी। तो उसके बाद 1801 के बाद आज तक ये जो स्टोन है वो ब्रिटेन या फिर यूके के पास मौजूद है। अगर बात करें सिग्निफिकेंस की कि इजिप्ट वाले इस स्टोन को वापिस क्यों मांग रहे हैं, तो पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी कि इंपॉर्टेंस है क्या इसकी। बात करें किसी भी देश के बारे में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे इजिप्ट हो या यूके, किसी भी देश को अपना इतिहास जानने का बहुत ज्यादा शौक रहता है कि हमारा जो इतिहास था वो कैसा रहा होगा, कैसे हमारे लोग थे। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया की जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जिसके बारे में हमें पता है उसका नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, मैक्सिमम चीजें अभी तक हमें नहीं पता है, हम समझ नहीं पाए हैं। उसके पीछे की वजह है उस वाले टाइम पीरियड की स्क्रिप्ट। वहां पर हमें स्क्रिप्ट तो काफी मिली है, काफी 400 के करीब सिंबल्स मिले हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो हमें स्क्रिप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली थी उसको आज तक डिकोड नहीं किया जा सका है, उसको हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। क्योंकि जो डिकोडिंग करने की प्रोसेस होती है उसमें हम करते हैं कि कोई ऐसी लैंग्वेज हो जो उस वाली पर्टिकुलर लैंग्वेज से रिलेटेड हो। जैसे इंडस वैली में जो स्क्रिप्ट यूज की गई है, आने वाले टाइम पीरियड पे कोई और जो नई स्क्रिप्ट होगी उसके साथ रिलेट करके हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और वहां से हम डिकोड कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है उसका आने वाली जितनी भी स्क्रिप्ट थी, बाद में जो स्क्रिप्ट बनी, उनका उसके साथ कोई भी लिंक नहीं था। इसलिए आज लगभग 100 से ऊपर साल हो चुके हैं हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को मिले हुए, जब हमने इसकी खोज कर दी थी 1921 में, लेकिन आज तक इसकी जो स्क्रिप्ट है उसको डिकोड नहीं किया गया है। अभी $10,000 का इनाम भी है उस वाले पर्सन के लिए जो डिकोड कर देगा। ठीक है, सेम टाइम पीरियड पर जब हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसी वाले टाइम पीरियड पर पैरेलली एक और सिविलाइजेशन थी, नाम था इजिप्शियन सिविलाइजेशन। नाइल रिवर के किनारे एक इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी और इस इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में भी इजिप्ट के लोग काफी इंटरेस्टेड थे। सिविलाइजेशन मिल चुकी थी लेकिन बात थी डिकोडिंग की कि जो सिविलाइजेशन में स्क्रिप्ट हमें मिल रही है उस स्क्रिप्ट को समझा कैसे जाए। तो फिर 1799 में जब नेपोलियन ये रोजेटा स्टोन ढूंढ लेता है तो ये क्या करता है, एक कुंजी की तरह काम करता है। एक बहुत ही ज्यादा बड़ी खोज नेपोलियन के हाथ में लगी थी, जिसको बाद में एक बोल सकते हैं कि एक ताले की चाबी की तरह थी ये, या फिर एक की तरह थी। कैसे काम करती थी ये देखो। पहले बात करें ये स्टोन था क्या, तो टोलेमी 5 एक रूलर थे इजिप्ट के। 205 बीसी से लेके 185 बीसी तक का उनका टाइम पीरियड था। उस वाले टाइम पीरियड पर ये स्टोन बनाया गया था। स्टोन का मेन काम क्या होता था, ये मंदिरों के बाहर रखा जाता था ये वाला स्टोन, और इस स्टोन के ऊपर 3 लैंग्वेजेस में इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती थी। जैसे आपने देखा होगा अशोक जो सम्राट थे उन्होंने काफी पिलर इंस्क्रिप्शंस में अपने संदेश लोगों तक भेजे हैं या फिर अपने इंस्क्रिप्शन के थ्रू अपने मैसेज भेजे। सेम उस वक्त के जो रूलर थे टॉलेमी 5, उनके भी जो इंस्ट्रक्शन थी उनको वो मंदिरों के बाहर एक पत्थर के ऊपर इंस्क्राइब्ड करा के लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन अच्छी चीज ये थी कि ये जो आप देखोगे ये पत्थर, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसका, ये वाला पोर्शन किसी और लैंग्वेज में लिखा गया है, नीचे वाला किसी और लैंग्वेज में, और सबसे नीचे किसी और लैंग्वेज में। यहां पर आप देख सकते हो ये जो लैंग्वेज है इसको बोलते हैं हम हायरोग्लाइफिक्स। ठीक है, इसको पिक्टोग्राफिक भी बोलते हैं कई, और या फिर इसको हाइलोग्राफिक्स बोलेंगे। ये जो बीच वाली स्क्रिप्ट है, इस वाली स्क्रिप्ट का नाम है डिमोटिक स्क्रिप्ट। ये जो स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट का नाम है डिमोटिक स्क्रिप्ट। और सबसे लास्ट में सबसे नीचे आप देख सकते हो ये जो हमारी सबसे नीचे स्क्रिप्ट है ये है ग्रीक। बात करें कि जब इटाइमोलॉजी स्टडी करने वाले इन लैंग्वेजेस को स्टडी करना चाहते थे तो उस वक्त उनको एक चीज पता लगी कि ये जो स्क्रिप्ट है, ये वाली स्क्रिप्ट और डिमोटिक स्क्रिप्ट, इनकी स्क्रिप्ट अलग अलग है लेकिन इन दोनों की लैंग्वेज सेम है। ठीक है, लैंग्वेज सेम है लेकिन स्क्रिप्ट अलग अलग है। अगर नीचे बात करें तो मैसेज सेम है लेकिन लैंग्वेज अलग अलग है। अब जितने भी लोग लैंग्वेज स्टडी करते थे उनको एंशिएंट ग्रीक का नॉलेज ऑलरेडी था, वो ग्रीक को समझते थे, ग्रीक उनको समझ आती थी। लेकिन हुआ क्या कि
उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रीक से वर्ड रिलेट करके उन्होंने सबसे पहले डीमोटिक को डिकोड किया। डीमोटिक जैसे ही डिकोड होगी तो लैंग्वेज सेम थी, स्क्रिप्ट अलग अलग थी। उसके बाद इन्होंने ये जो सिंबल के थ्रू इन्होंने मैसेज लिखे थे या पिक्टोग्राफिक थे, यहाँ आप देख सकते हो सिंबल्स के थ्रू मैसेज लिखने की कोशिश की गई है। तो उसके बाद इन्होंने इस वाली स्क्रिप्ट को डिकोड किया, और जैसे ही ये स्क्रिप्ट डिकोड हुई तो वैसे ही उस वाले टाइम पीरियड की जो लैंग्वेज थी उस वाली लैंग्वेज का भी हमें पता लग गया। और इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जितने भी एंशिएंट टेक्स्ट थे जो इस वाली स्क्रिप्ट में लिखे गए थे उन सबको डिकोड किया गया, और उन सब से वो सिविलाइजेशन को समझने में और ज्यादा आसानी हुई। ये एंशिएंट हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोन है, क्योंकि अगर स्टोन नहीं मिलता तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन जिनके बारे में हमें आज इतना कुछ पता है, इतना कुछ क्लियर है, वो आज तक क्लियर नहीं हो पाता। हमारी खुद की जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें भी हमें अभी तक कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं या कोई ऐसी कुंजी नहीं मिली है, ऐसा स्टोन नहीं मिला है जिसे हम डिकोड कर सकें। क्योंकि अगर डिकोड हो जाता है तो बहुत हेल्प मिलेगी हमें, किसके लिए, हमारी खुद की सिविलाइजेशन समझने के लिए कि लगभग आज से साढ़े चार हजार साल पहले लोग कैसे रहा करते थे इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट। आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंगास है। उन 12 ज्योतिर्लिंगास में से एक उज्जैन में लोकेटेड है, जिसका मंदिर का नाम है महाकालेश्वर टेम्पल। तो रिसेंटली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाकालेश्वर टेम्पल कॉरिडोर का उद्घाटन किया, जिसकी लागत थी लगभग 856 करोड़ रुपीज, 856 crore rupees. The corridor measures over 900 meters in length and will house around 200 statues and murals of the Lord Shiva and Goddess Shakti among other religious figure। काफी बड़ा मंदिर है। आप जैसे इसके बाद अगर कभी उज्जैन जाने का आपका ट्रिप है तो वो ट्रिप बहुत ज्यादा सुंदर होने वाला है, मजेदार होने वाला है, क्योंकि एक नए कॉरिडोर की इनॉग्रेशन हुआ, एक नए मंदिर की इनॉग्रेशन हुई, जिसमें लगभग 200 के करीब मूर्तियां हैं, 200 के करीब कॉरिडोर के अंदर मूर्तियां हैं। और इसमें इसके अलावा और भी काफी कुछ हैं, 108 यहाँ पर लगभग सैंड स्टोन्स हैं। इसके अलावा जितने भी हिंदू धर्म से रिलेटेड जितने भी भगवान हैं, देवी देवता हैं, उन सबकी वहां पर रिलीजियस जितने भी फिगर हैं वहां सबकी पोर्ट्रेट्स हैं या स्टैचूज हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? इट विल हेल्प मेक उज्जैन द सेंट्रल नोड फॉर प्रोमोटिंग रिलीजियस टूरिज्म टू कनेक्ट पीपल विद कल्चर एंड ट्रेडिशंस, क्रिएटिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द सिटीज इकोनॉमी। पहली चीज, टूरिज्म बूस्ट होगा उज्जैन में। दूसरा, अगर टूरिज्म बूस्ट हो रहा है तो सिटी की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली डेवलप होगी, और सिटी की इकोनॉमी ज्यादा बढ़ रही है तो ऑब्वियसली आने वाले टाइम पीरियड पे वहां पर डेवलपमेंट के एस्पेक्ट काफी देखे जाएंगे। बात करें महाकालेश्वर टेम्पल की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर टेम्पल में मौजूद है, जो कि उज्जैन में शिप्रा रिवर के किनारे। टेम्पल कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले डिस्ट्रॉय कराया था इल्तुतमिश ने। टेम्पल एंशिएंट इंडिया के टाइम पीरियड पर यह टेम्पल बनाया गया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने उज्जैन की रेड के दौरान 1234 से 35 के टाइम पीरियड पर इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद बाजीराव वन, पेशवा बाजीराव वन के टाइम पीरियड पर उनके जो मराठा जनरल थे रणोजी शिंदे, उन्होंने 1734 में इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया, और अभी इसकी दोबारा से री इनोग्रेशन हुई है यहाँ पर उज्जैन में। उज्जैन का एंशिएंट नाम क्या है? अवंतिका। उज्जैन को एंशिएंट टाइम पे अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है, और ये क्या है, डिवोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है पूरे ऑल इंडिया में। हरिद्वार हो गया, वाराणसी हो गया, उज्जैन हो गया, काफी जगह ऐसी है, कई जगह ऐसी है जो कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर है वो सबका। यहाँ पर आप देख सकते हो मध्य प्रदेश में इस वाली पर्टिकुलर लोकेशन में उज्जैन लोकेटेड है, और उसके अंदर महाकालेश्वर टेम्पल कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट, Central government announced the inclusion of skilling of girls in non-traditional livelihood option in the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम तो आप सबने सुनी ही होगी, ठीक है, कि गर्ल्स को एजुकेट करना है और गर्ल्स को प्रमोट करना है, गर्ल्स को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है। तो अभी इसी के अंडर एक नई स्कीम लेके आ रही है गवर्नमेंट, जिसका नाम है एनटीएल, मतलब कि स्किलिंग करनी है लड़कियों की नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड। अब बात करें नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड कौन से होते हैं, तो ऐसे वाली जॉब्स या फिर ऐसे वाले काम जिसमें औरतों की पॉपुलेशन या लड़कियों की पॉपुलेशन काफी कम देखी गई है बहुत पहले से, या फिर पहले सोसाइटी में ये वाला प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था कि ये वाले पर्टिकुलर काम ये लड़कियां
नहीं कर सकती या केवल लड़के ही कर सकते हैं। तो उन वाली पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें लड़कियों का इंटरेस्ट कम देखा गया है या फिर लड़कियों की पॉपुलेशन कम देखी गई है, वहां पर उनकी स्किलिंग के लिए स्पेशल एक नई स्कीम लेके आए हैं। किसके अंडर? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंडर। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा कि गर्ल्स की एनरोलमेंट बढ़ाई जाएगी स्टेम में। स्टेम की फुल फॉर्म काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इस वाले सब्जेक्ट्स में देखा गया था कि पहले लड़कियों की पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं होती थी या स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं होती थी। अभी उनकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ओके, गर्ल्स विल बी गिवन स्किल ट्रेनिंग इन दी नॉन ट्रेडिशनल वोकेशंस। नॉन ट्रेडिशनल वोकेशंस ऐसे वाले प्रोफेशनल कोर्स जो कि नॉन ट्रेडिशनल रहे थे लड़कियों के लिए, लेकिन इसके बाद करेंगे ये। इसके बाद इनकी स्किलिंग इनके इंप्रूव करी जाएगी ताकि आत्मनिर्भर भारत की ओर लड़कियां जो है वो भी प्रोग्रेस करें, आत्मनिर्भर भारत को और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। नई एम क्या रहेगी स्कीम्स की? पहली चीज 1% इंक्रीमेंट इन दी एनरोलमेंट एट दी सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल तक 1% इंक्रीमेंट होना चाहिए। स्किलिंग गर्ल्स और वुमेन की हर साल स्किलिंग की जाएगी। इसमें एनटीएल के अंडर अवेयरनेस फैलाई जाएगी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर। एंड सबसे पहले प्रोमलगेटिंग एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। कई जगह पर अभी भी इंडिया में चाइल्ड मैरिज हो जाती है और लड़कियों के खासकर 12 to 13 एज में ही शादी हो जाती है। अगर बहुत ही जल्द शादी हो जाए, इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि वो टाइम से एजुकेशन नहीं ले पाती है और एजुकेशन वाले सेक्टर से डिप्राइव रहती है। तो अगर चाइल्ड मैरिज को कहीं ना कहीं हम स्टॉप कर सकें या फिर चाइल्ड मैरिज को कहीं ना कहीं हम कम कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट डायरेक्टली कहाँ पड़ेगा? गर्ल्स की एजुकेशन के ऊपर और गर्ल्स की सेल्फ डिपेंडेंस के ऊपर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक नई रिपोर्ट पब्लिश की है। साल में 2 बार ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। बात करें रिपोर्ट की, इसमें इंपॉर्टेंट हाईलाइट क्या क्या है? तो सबसे पहली एक डर की सिचुएशन है। डर की सिचुएशन क्या है? मोर देन थर्ड ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट दिस ईयर और नेक्स्ट। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है बहुत ही जल्द। लेकिन 3 इकोनॉमीज, दुनिया की 3 बड़ी इकोनॉमीज, एक का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरी का यूरोपियन यूनियन, लास्ट में है चाइना। इन 3 इकोनॉमी को कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा ये जो 3 इकोनॉमीज है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन एंड चाइना, ये तीनों जो है वो ग्रो करती रहेंगी। उसके अलावा जितनी भी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी है वो सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है। पीछे की वजह आप सारे जानते हो, पीछे की वजह कोविड भी था, उसके बाद अभी यूक्रेन रशिया वॉर चली है और चाइना में जो रिसेशन चला है उसकी वजह से ये वाली सारी सिचुएशन चली है। इन्फ्लेशन रिमेन्स द मोस्ट इमीडिएट थ्रेट टू करंट एंड फ्यूचर प्रोस्पेरिटी। इन्फ्लेशन जो है वो मेन थ्रेट रहने वाला है। जैसा कि आपने देखा होगा, जब से कोविड आया है उसके बाद हमारा इन्फ्लेशन के रेट में काफी इंक्रीज देखने को मिला है सबको। ठीक है, तो ये आने वाले टाइम पीरियड पर और ज्यादा हो सकता है। ग्लोबल इन्फ्लेशन इज नाउ एक्सपेक्टेड टू पीक एट 9.5% इन लेट 2022। ग्लोबल जो इन्फ्लेशन है वो 9.5 तक पहुंचने वाला है। बहुत ज्यादा होता है 9.5। ठीक है, पर ईयर रेट बढ़ने वाला है। बाकी ग्लोबल ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट करता था आईएमएफ। पिछली बार इन्होंने 6.0 प्रिडिक्ट की थी परसेंट की ग्लोबल ग्रोथ रेट होने वाली है, लेकिन 2022 के लिए इन्होंने बिल्कुल हाफ पे आ गए हैं। 3.2% इन्होंने ग्लोबल ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की है और उसके नेक्स्ट ईयर अगर यही वाली सिचुएशन चली रही तो 2.7% तक की हमारी ग्रोथ रेट जो है वो कंट्रैक्ट होने वाली है। वीकेस्ट इन डिकेड्स, दशकों में पहली बार इतनी कम ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी पूरी दुनिया में। बात करें कॉज ऑफ द चैलेंज टू द ग्लोबल इकोनॉमी, रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, ब्रॉडनिंग इन्फ्लेशन प्रेशर एंड स्लो डाउन इन चाइना। तो ये जो सारी वजह है इन्हीं का इफेक्ट पड़ रहा है पूरे ग्लोब के ऊपर या पूरे दुनिया में। बात करें कि इफेक्ट क्या रहेंगे इंडिया के ऊपर। इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इज बेटर एंड इन्फ्लेशन इज नॉट एज हाई। वर्ल्ड की बात करें 9.5 चली है, लेकिन इंडिया की इन्फ्लेशन रेट अभी उतनी ज्यादा हाई नहीं है। जब हाई होती है तब आरबीआई अपनी मॉनेटरी टूल्स का इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल करने की ऑलरेडी कोशिश कर रहा है। बात करें कि इंडिया के ऊपर थ्रेट्स क्या है, फिर अगर ग्रोथ रेट ठीक है, इन्फ्लेशन भी है, तो थ्रेट क्या होने वाले हैं? पहली चीज, यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से क्रूड ऑयल प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और ऑलरेडी और बढ़ने वाले हैं अगर ये चीजें ऐसे कंटिन्यू रही तो। और फर्टिलाइजर के प्राइस भी स्पाइक करेंगे जिससे क्या होगा, हमारी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट, ग्लोबल स्लो डाउन विल हर्ट एक्सपोर्ट। ग्लोबल अगर स्लो डाउन हुआ, ग्रोथ रेट कम हुई, मतलब क्या है कि हम लोग चीजों की डिमांड नहीं करेंगे। लोग चीजों की अगर डिमांड नहीं करेंगे मतलब कि हमारे एक्सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं हर्ट होंगे, जो कि हमारा मेन जो प्रॉफिट होता था इंडिया के काफी फार्मर्स और काफी बड़ी बड़ी कंपनीज का, वो उनका बंद होने के चांसेस है या फिर
कम होने के चांसेस है। A strong dollar will put pressure on the rupees exchange rate। अगर डॉलर की कीमत और ज्यादा स्ट्रांग होगी मतलब कि हमारा कंपटीशन फिर आ गया डॉलर के साथ। अभी एक्सचेंज रेट मेजर की जाती है डॉलर के मुकाबले कि इंडिया की पोजीशन क्या है, तो अगर डॉलर और ज्यादा स्ट्रांग होता रहा, क्योंकि यूएसए में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो अगर डॉलर स्ट्रांग होता रहा तो उससे क्या होगा, एक्सचेंज रेट पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारा जो रुपी है वो डेप्रिसिएट हो जाएगा किसके मुकाबले, डॉलर के मुकाबले। तो हमें थोड़ा सा इसके ऊपर देखना पड़ेगा, इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा एक्सचेंज रेट के ऊपर। Also, given the low demand among most Indians, Indian government might be forced to spend more। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से और ग्रोथ रेट कम होने की वजह से इंडियंस में फिलहाल क्या चला हुआ है, डिमांड कम हो रही है। अगर डिमांड कम हो रही है तो ऑब्वियसली हमारी जीडीपी भी कम जाएगी, क्योंकि लोग सामान कम खरीदेंगे और हमारी जीडीपी का लेवल क्या जाएगा, नीचे। जीडीपी नीचे जाएगी तो गवर्नमेंट को क्या फोर्स करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को स्पेंड ज्यादा करना पड़ेगा। काफी स्कीम्स सुनी होगी आपने, स्पेंड करने का मतलब सब्सिडीज भी हो सकता है, एक होता है हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो क्या होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसमें गवर्नमेंट कुछ पैसे जो है कई स्कीम के अंदर डायरेक्टली लोगों के अकाउंट्स में डालते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब कोविड चला हुआ था तब जितने भी जनधन अकाउंट होल्डर थे उन सब ने क्या किया, उन सबको 500 रुपीज पर मंथ मिल रहे थे। कई लोगों को अभी भी मिल रहे हैं, 3 महीने के लिए स्कीम एक्सटेंड हो गई है। तो ऐसे जब गवर्नमेंट पैसे देती है लोगों को ताकि वो खर्च सके, इसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या फिर डीबीटी। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्ल्ड स्लोथ बियर डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 12 अक्टूबर। स्लोथ बियर जो है वो अभी एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, इसको स्लोथ बियर बोलते हैं। और ये जो स्लोथ बियर है इसका पहली बार वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया गया, फर्स्ट वर्ल्ड स्लोथ बियर डे सेलिब्रेट किया गया 12 अक्टूबर को। बात करें स्लोथ बियर की, दे आर एंडेमिक टू द इंडियन सब कंटिनेंट। इंडिया के हैं ये, ऑलमोस्ट 90% उनकी पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है, बाकी जो बची हुई पॉपुलेशन है वो कुछ श्रीलंका में है और कुछ नेपाल में है। दे आर ओमनीवोरस, घास भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। इसके अलावा दे डू नॉट हिबरनेट, मतलब कि सर्दियों के टाइम सोते नहीं है वो, जैसे मैक्सिमम भालू की कई स्पीसीज होती हैं जो सर्दियों के टाइम सोती हैं, ये वाली जो स्पीसीज है हिबरनेट नहीं करती, ये पूरा साल जाके रहते हैं। ठीक है, बात करें कुछ और स्पीसीज है जो इंडिया में पाई जाती है, यहाँ पर आप ब्राउन कलर का देखोगे, ये जो ब्राउन कलर का बियर है ये है हिमालयन ब्राउन बियर। नीचे आप देखोगे ये है एशियाटिक ब्लैक बियर, एशियाटिक ब्लैक बियर। इसको हम मून बियर के नाम से भी जानते हैं। मून बियर क्यों, क्योंकि यहां पर आप नीचे देखोगे, नीचे इसकी चेस्ट के ऊपर मून की शेप का, व्हाइट कलर की शेप बनी होती है इसके चेस्ट के ऊपर, इसलिए इसको मून बियर भी बोलते हैं। यहां पर बात करें तो ये हमारा स्लोथ बियर, इसको जेविएटिक बियर भी बोलते हैं। इसके पीछे की वजह है कि इसका जो लिप है, लोअर लिप जो है उसकी लेंथ काफी ज्यादा लंबी है या फिर ज्यादा बड़ा है एज कंपैरिजन टू बाकी जो स्पीसीज है। ये जो हमारा ये वाला बियर है इसको बोलते हैं हम सन बियर। इसकी टंग काफी ज्यादा लंबी होती है जिसकी वजह से ये जो हनी होता है उसको बी नेस्ट से हनी को निकालने में काफी हेल्प मिलती है इसको, इसलिए इसको हनी बियर भी बोला जाता है। ये जो बियर है सन बियर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, फीफा अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है 2022। कहाँ होने वाला है, इंडिया में। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उड़ीसा से। उड़ीसा की कौन कैपिटल, भुवनेश्वर से स्टार्ट होने वाला है ये। इंडिया जो है पहली बार फीफा अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप तो ऑर्गेनाइज कर रही है, अभी तक के हमारी हिस्ट्री में पहली बार ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बात करें कि टोटल कितनी टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, तो टोटल 16 टीम है जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। 7th एडिशन है ये इस वाले पर्टिकुलर स्पोर्ट की। बात करें कि फीफा वर्ल्ड कप की, तो दूसरी बार है जब हम फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने मेंस का होस्ट किया था अंडर 17 2017 में। बात करें कि होस्ट सिटीज कौन कौन है, किस किस सिटी में, ये कौन कौन से स्टेडियम में ये वाला मैच होने वाला है, तो सबसे पहले भुवनेश्वर का कालिंगा स्टेडियम, मारगांव के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम। मैस्कोट कौन रहेगा या सिंबल क्या रहेगा, तो वो है इबा। इबा एक कार्टून कैरेक्टर है जो है एशियाटिक लाइनस। आप इसकी फोटो देखोगे, एशियाटिक लाइनस का कार्टून कैरेक्टर है, उसका नाम है इबा। ऑफिशियल स्लोगन क्या रहेगा टूर्नामेंट का, किक ऑफ द ड्रीम। किक ऑफ द ड्रीम इस जो टूर्नामेंट है इसका
ऑफिशियल स्लोगन रहने वाला है। बाकी अभी बात करें हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स की कि पूरे वीक के इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स क्या क्या रहे थे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वन लाइनर में बात करें अगर हम इसरो की, इसरो जो है हमारी इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या किया है कि नई मैपिंग की है जिसमें उन्होंने ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम ऑन द मून सरफेस, मून के सरफेस के ऊपर सोडियम की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है और कैसे कैसे है उस सबकी मैपिंग की है। मेथोडोलॉजी की बात करें कि कैसे इन्होंने कौन सी मेथोडोलॉजी अपनाई थी, तो एक इनके पास इंस्ट्रूमेंट था, इंस्ट्रूमेंट का नाम है एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर। ये जो स्पेक्ट्रोमीटर था, इसी स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से इन्होंने सोडियम की मैपिंग की है मून के ऊपर। और मिशन कौन सा था? चंद्रयान 2, चंद्रयान 2 के अंडर। जयप्रकाश नारायण का नाम आपने सुना ही होगा फ्रीडम स्ट्रगल में। एक इन्होंने पार्टी बनाई थी, पार्टी का नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन्होंने बनाई थी। आचार्य नरेंद्र देव उस वक्त के पहले पार्टी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और ये जनरल सेक्रेटरी थे जयप्रकाश नारायण। काफी इनका योगदान रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में और फ्रीडम के बाद भी इन्होंने मॉडर्न इंडिया को शेप देने में काफी हेल्प की है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक स्टैचू इनॉग्रेट किया। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो, यहाँ पर स्टैचू की ऊपर जेपी नारायण है, 15 फुट स्टैचू है ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। बर्थ एनिवर्सरी की बात करें तो इनका बर्थडे जो आता है वो आता है 11th ऑफ अक्टूबर को। 11th ऑफ अक्टूबर को इन्होंने इनकी 120th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, जिसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर इन्होंने एक स्टैचू इनोग्रेट करके दिया कहाँ, जो इनका जन्मस्थली है जहां पर इनका जन्म हुआ था, जगह का नाम है सिताब दायरा विलेज, बिहार के सरान डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट। वर्ल्ड बैंक ने एक और लोन अप्रूव किया है, किसके लिए? आंध्र प्रदेश सरकार के लिए। आंध्र प्रदेश सरकार का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम है साल्ट, साल्ट प्रोजेक्ट। साल्ट क्या है? ट्रांसफॉर्म द स्टेट स्कूल एजुकेशन सिस्टम या फिर लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, आंध्र स्पोर्ट, आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस स्कीम के अंडर स्कूल के एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है और इस प्रोजेक्ट को हेल्प करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली $250 मिलियन का लोन सैंक्शन किया है इनके लिए। बात करें गुजरात का विलेज की, विलेज का नाम है मोधेरा। मोधेरा में क्या हुआ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया कि मोधेरा पूरे इंडिया का पहला ऐसा गांव है जो कि 24/7 सोलर पावर से चलेगा, या फिर अकेला ऐसा गांव है जो कि सोलर पावर्ड है, या फिर सारी की सारी चीजें वहां पर सोलर एनर्जी से चलेंगी। बात करें मोधेरा स्टेडियम की तो ये फेमस है सन टेम्पल के लिए। यहाँ पर एक सन टेम्पल भी है, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो, ये सन टेम्पल का ही फोटो है। मोधेरा महसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। ठीक है, वहां पर पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात करें अनुराग सिंह ठाकुर की, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अनुराग सिंह ठाकुर क्या किया इन्होंने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की एक जगह है कोल डैम, कोल डैम एक डैम है बरमाना में, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, वहां पर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इनॉग्रेट किया इन्होंने। लास्ट वीक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी बिलासपुर आए थे, उन्होंने एक नए एम्स का उद्घाटन किया, एम्स का कोठीपुरा में, कोठीपुरा बिलासपुर। और अभी अनुराग सिंह ठाकुर ने वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इनॉग्रेट किया बिलासपुर कोल डैम बरमाना। नेक्स्ट, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स ने 19th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की अपनी 8th ऑफ अक्टूबर को। कहां सेलिब्रेट की? चंडीगढ़ में। मौके पर चीफ गेस्ट थी हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी वो भी मौजूद थे। सबसे पहले करंट अफेयर में हम इससे रिलेटेड स्कीम के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। बात करें एचडीएफसी ने एक और नई स्कीम लॉन्च की है, स्कीम का नाम है इंश्योर इंडिया। इंश्योर इंडिया क्या है? एक ऐसी स्कीम है जिसमें कैंपेन होगी, ये स्कीम नहीं है एक्चुअली, एक कैंपेन है जिसका एम क्या रहेगा? एजुकेट करना है इंडियंस को फॉर द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, की लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट क्या क्या रहते हैं उसके ऊपर एजुकेट करना है इनको। हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने एक नई स्कीम लेके आए हैं, स्कीम का नाम है टेलीमानस, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स इनिशिएटिव है ये। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को लॉन्च किया गया
इसका काम क्या होगा, जितने भी लोग मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं उनके लिए टेली काउंसलिंग या फिर टेली मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, टेंशन हो या कोई भी और चीज हो, उसमें उनकी हेल्प की जाएगी। मैक्सिमम जो लोग हैं वो फिजिकल जो डिसीज होती है उसको वो जो बहुत ही जल्द डिटेक्ट कर लेते हैं, उसकी मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन जो मेंटल हेल्थ होती है उसको मैक्सिमम लोग इग्नोर मारते हैं। और आजकल के टाइम पीरियड पर मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है धीरे धीरे। तो इसके लिए इनिशिएटिव लिया और लॉन्च किया किसने, गवर्नर ऑफ कर्नाटका थावरचंद गहलोत ने ये एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया। रोजर बिन्नी 1983 वर्ल्ड कप सबको पता होना चाहिए। 1983 में क्रिकेट में हम पहली बार हम वर्ल्ड कप जीते थे, जिसके जो कैप्टन थे वो थे श्री कपिल देव। कपिल देव उस वक्त कैप्टन थे। उसके अलावा जो टीम के एक चैंपियन थे, नाम था रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी जो है वो अभी सौरव गांगुली जो कि अभी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, उनको सक्सीड करने वाले हैं बीसीसीआई की प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। कौन, रोजर बिन्नी। यहाँ पर आप उनके फोटो देख सकते हो। इसके बाद एक और अपॉइंटमेंट होने वाली है, लेकिन ये अपॉइंटमेंट अभी नहीं होगी, ये होगी नवंबर के आसपास, नवंबर में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित नवंबर में रिटायर होने वाले हैं, लेकिन बहुत ही जल्द उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपने आने वाले सक्सेसर हैं या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे उनका नाम इन्होंने रिकमेंड किया है। नाम है जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ एज हिज सक्सेसर। तो ये यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हो, ये यूयू ललित को सक्सीड करेंगे, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। बाकी बात करें, ये जो आप एक लड़का देख रहे हो 10 साल इसकी उम्र है, 10 साल एज है, और इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किस चीज का, नाम है इसका सौर्यजीत खैरे। सौर्यजीत खैरे फ्रॉम गुजरात क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द यंगेस्ट मेडलिस्ट ऑफ द 36th नेशनल गेम्स विन द ब्रॉन्ज इन पोल मालाखम। पोल मालाखम यहाँ पर आप देखोगे ये एक स्पोर्ट होता है, इसमें इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बिकमिंग द यंगेस्ट पर्सन बना है ये कोई भी मेडल जीतने के लिए नेशनल गेम्स में, ठीक है। नाम है सौर्यजीत खैर। सबसे लास्ट में हम जैसे कि स्टेट जीके डिस्कस करते हैं किसी ना किसी स्टेट का। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम हिमाचल प्रदेश का स्टेट जीके डिस्कस करने वाले हैं। कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की शिमला, लेकिन 2017 से पहले एक ही कैपिटल होती थी। अभी प्रेजेंट में है इन्होंने विंटर कैपिटल शिफ्ट कर दिया है धर्मशाला के लिए, क्योंकि सर्दियों में शिमला में स्नोफॉल होता है, उसकी वजह से कुछ एक एडमिनिस्ट्रेशन के में कुछ प्रॉब्लम आती है, उस वजह से विंटर कैपिटल इन्होंने धर्मशाला शिफ्ट कर दी है। फॉर्मेशन की बात करें तो 25 जनवरी 1971 को फुली स्टेट हुड का दर्जा मिला था हिमाचल प्रदेश को। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश 1948 में पार्ट सी स्टेट में था। 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। उसके बाद 1956 में एंड नेक्स्ट 1966 में पंजाब में कुछ एक एरियाज होते थे, कुछ एक हिली एरियाज थे पंजाब के, वो 1966 में हिमाचल प्रदेश के साथ मर्ज कर दिए गए। हुआ क्या था 1966 में, पंजाब बाइफरकेट हो जाता है दो स्टेट में, एक कौन जानते हैं पंजाब के नाम से, दूसरे का नाम था हरियाणा। उसी बाइफरकेशन के दौरान जितने भी हिली एरियाज होते थे जो पंजाब स्टेट के अंडर आते थे वो सारे के सारे मर्ज कर दिए गए 1966 में हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी के साथ। और फाइनली जाके 1971 में इसी यूनियन टेरिटरी को फुली स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बात करें स्टेट की बाउंड्री तो नॉर्थ से बाउंड्री लगती है जम्मू एंड कश्मीर के साथ, साउथ वेस्ट में पंजाब के साथ, साउथ में हरियाणा के साथ, साउथ ईस्ट उत्तराखंड, साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश। तो यहाँ इन स्टेट के साथ 5 स्टेट के साथ हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री लगती है। इंटरनेशनल बाउंड्री ईस्ट के साथ लगती है, चाइना के साथ। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 12। हिमाचल प्रदेश का नाम आपने सुना होगा, मेन टूरिज्म पर्पस है, तो टूरिस्ट प्लेस काफी ज्यादा फेमस है हिमाचल के, जिसमें सबसे पहले आएगा शिमला द कैपिटल, उसके बाद मनाली, कुल्लू, धर्मशाला, चंबा एंड डलहौजी कुछ एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं, तो फुलाई चेक वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ का। पोरी मनाली विंटर कार्निवल, काफी लोग बाहर से आके ये सेलिब्रेट करते हैं। हल्दा, देचांग फागली, गोची, लोसार, तिब्बतियन न्यू ईयर। मेनली लोसार जो फेस्टिवल है वो लद्दाख में मनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा धर्मशाला में भी काफी मनाया जाता है ये फुलाइज फेस्टिवल।
ये कुछ एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल थे हिमाचल प्रदेश के। डांस की बात करें कि कौन कौन से लोकल डांस है, माला डांस, राक्षस डांस, छम, कुली नाटी, कयांग, भ्यांगचू, जतारू कयांग, चौहारा, गुग्गा डांस, लोसार सोना, छुकसम, गुड़ेई और कुल्लू नाटी। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट यहाँ के डांस और म्यूजिक फॉर्म्स हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो जीआई टैग मिला है बसोलियन कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग, पहाड़ी पेंटिंग काफी ज्यादा फेमस है। ये वहाँ के पेंटिंग का एक अलग स्कूल है, जैसे हमारे गंधारा आर्ट है, मथुरा आर्ट है, वैसे ही बसोली और कांगड़ा का एक अलग स्कूल है पेंटिंग्स के मामले में। कुल्लू सॉल की बात करें, वुलन कैप्स एंड चंबा रुमाल, इनको क्या मिला हुआ है, इनको जीआई टैग मिला हुआ है हिमाचल में। ठीक है। टेम्पल्स की बात करें तो हिमाचल को देवों की भूमि भी कहते हैं, उत्तराखंड के बाद उत्तराखंड को भी देवों की भूमि कहते हैं। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि काफी ज्यादा मंदिर है यहाँ पर, बात करें कुछ एक इंपॉर्टेंट की तो नैना देवी हो गए, माता चिंतपूर्णी, 84 टेम्पल्स, ज्वालामुखी टेम्पल, हडिम्बा, ब्रजेश्वरी, चामुंडा, रेणुका, बैजनाथ एंड बाबा बालकनाथ कुछ एक इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जिनमें ऑल इंडिया से टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करने आते हैं। बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज भी काफी ज्यादा है यहाँ पर। एक रिवाल्सर में है, गुरु घंटाल मोनेस्ट्री है, कारदंग मोनेस्ट्री है, ससुर मोनेस्ट्री, तायुल गोम्पा, की मोनेस्ट्री, थांगयू गोम्पा, धनकर मोनेस्ट्री एंड ताबो मोनेस्ट्री। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है जो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। लैंग्वेज की बात करें तो मेनली वहां पर पहाड़ी बोली जाती है। साउथ वाले रीजन की तरफ, नॉर्थ की तरफ आप जाओगे या नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तो वहां पर किन्नौरी देखने को मिलेगी आपको। बाकी वेस्ट वाली साइड जाओगे, साउथ वेस्ट की तरफ, पंजाबी देखने को मिलती है। और जो मिडल एरियाज है वहां पर मेनली या सिरमौर या शिमला वाली साइड को हिंदी भी देखने को मिलती है। ठीक है, हिंदी भी वहां की लैंग्वेज है। इसके अलावा स्टेट एनिमल की बात करें तो स्नो लेपर्ड जो है स्टेट एनिमल है। वेस्टर्न ट्रैगोपैन, जिसको हम जुज्जूराना के नाम से भी जानते हैं, वो वहां का स्टेट वर्ड है, जुज्जूराना। ठीक है, जुज्जूराना नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये जो नाम है ये थोड़े से याद करने को टफ लगते हैं, वेस्टर्न ट्रैगोपैन, लेकिन जुज्जूराना याद करने में इजी है। पिंक रोडोडेंड्रॉन, ये जो है इसको हिंदी में बोलते हैं गुलाबी बुरांश, ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट फ्लावर है। बात करें कि स्टेट ट्री कौन सा है तो देवदार जो है वो स्टेट ट्री है। देवदार का जो पेड़ है वो स्टेट ट्री है। यूनेस्को साइट्स कौन कौन सी हैं? कालका शिमला रेलवेज को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला था, टॉय ट्रेन के नाम से जिसको हम जानते हैं। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये किसके लिए? स्नो लेपर्ड जो हमारी कंजर्वेशन स्टेट एनिमल है उसकी कंजर्वेशन के लिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क बनाया गया था। डिवीजन ऑफ स्टेट, जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंगली 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। आउटर हिमालय, शिवालिक सबसे नीचे है, लेसर हिमालय जिसको हिमाचल बोलते हैं, इसको मिडल हिमालयस भी बोलते हैं, और उससे सबसे ऊपर ग्रेटर हिमालयस या फिर हिमाद्री। ये जो 3 हिमालय के हिस्से हैं वो 3 हिमाचल कंस्टिट्यूट करते हैं। रिवर की बात करें तो कुछ एक फेमस रिवर है, रावी, ब्यास, चिनाब, यमुना एंड सतलुज, जो कि हिमाचल से कुछ ओरिजिनेट, रावी ब्यास हिमाचल से ओरिजिनेट होती है, चिनाब, और बाकी जो है वो तिब्बतियन प्लेट्यू से या उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, लेकिन क्रॉस होती है हिमाचल से। मेजर क्रॉप्स राइस, चावलों की खेती कुछ जगह पर होती है, लोअर हिमाचल में। वीट जो है गेहूं की खेती मोस्ट पॉपुलर है। उसके अलावा मक्की और बार्ले, ये कुछ एक मेन्स क्रॉप है हिमाचल की। पासिस की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट पासिस हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, जिसमें रोहतंग पास कुल्लू के पास है, बारालच्छा, छिपकिला, पिन पार्वती एंड कुंजुम, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पास है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके लिए। लेक्स की बात करें, सूरजताल लेक हिमाचल में है, चंद्रताल, गोविंद सागर, डल, व्यासकुंड, मनी महेश, खज्जर, रेणुका एंड रिवाल्सर, तानी जुब्बर भी है। कुछ एक इंपॉर्टेंट ये लेक्स हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड हैं, जिनसे ऑल इंडिया लेवल पर आपका कोई भी एग्जाम होगा, लेक्स की लोकेशन जब पूछते हैं तो स्टेट वाइज पूछनी पड़ेगी। तो कुछ हिमाचल प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। रामसर वेटलैंड साइट्स भी हैं यहाँ पर, चंद्रताल, पौंग डैम और रेणुका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लस रेणुका वेटलैंड साइट्स है, ये 3 वहां की वेटलैंड साइट्स है। नेशनल पार्क की बात करें, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क एंड सिंबलबड़ा नेशनल पार्क, ये वहां के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की तो सेचुतुआ नाला चंबा में लोकेटेड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रूपी भाभा किन्नौर में है, पौंग डैम सेंचुरी कांगड़ा में है, धौलाधार कांगड़ा में है, रेणुका सिरमौर में है,
गमगुल सियावही चंबा में है, किब्बर लाहौल एंड स्पीति में कुछ एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। फेमस पर्सनैलिटीज की बात करें, कौन कौन हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है? कंगना रनौत आप जानते होंगे, अनुपम खेर को भी आप जानते होंगे, कैप्टन विक्रम बत्रा को कौन नहीं जानता, तेंजिन ग्यात्सो 1964 टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, इंडिया की टीम थी हॉकी की, ये जो टीम थी वो लेके आई थी गोल्ड मेडल। ये जो हमारी गोल्ड मेडलिस्ट हॉकी की टीम थी, इसके कैप्टन कौन थे उस वक्त? उसके कैप्टन थे चरणजीत सिंह, सॉरी तेंजिन ग्यात्सो नहीं, चरणजीत सिंह उस वक्त के कैप्टन थे। तेंजिन ग्यात्सो क्या है? वो है 14th दलाई लामा। अभी जो तो प्रेजेंट डे जो दलाई लामा है, 14th दलाई लामा है, वो उनका नाम रियल नेम क्या है? तेंजिन ग्यात्सो। और ये कहाँ से है? ये भी हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। चरणजीत सिंह के बारे में ऑलरेडी बता दिया। रस्किन बॉन्ड एक काफी फेमस राइटर है, काफी बार एग्जाम में इनकी किताबों को लेके सवाल आते रहते हैं। सबसे लास्ट में यहाँ पर आप हिमाचल प्रदेश का मैप देख सकते हैं और सबसे टॉप पे जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्री लगती है। ईस्ट में जो बाउंड्री है वो है चाइना के साथ, ये जो बाउंड्री है वो है यूके के साथ। यहाँ छोटा सा हिस्सा यहाँ हमारा टच करता है उत्तर प्रदेश के साथ। यहाँ आ जाएंगे, यहाँ है हरियाणा, इसके बाद साउथ वेस्ट में है पंजाब। तो ये 5 स्टेट है जहां पर हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री लगती है। 12 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है। सो आज का सेशन हमारा इतना ही था। ये जो हमारा पूरा सेशन है, इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन आप चेक करोगे, वहां पर लिंक में क्लिक करोगे तो आपको इससे जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी आपको वहां पर इजीली मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप चैनल को। इसके अलावा जितना हो सके उतना आप अपने दोस्तों में जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, उन सब में आप शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वी विल मीट नेक्स्ट वीक। थैंक यू।